कहाँ तक पढ़ा है पीछे? आज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसके बाद पढ़ेंगे फैसिज्म क्या होता है, नाजिज्म क्या होता है, और कोल्ड वॉर। क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड वॉर सेकंड, फैसिज्म, नाजिज्म और कोल्ड वॉर। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ऐसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं पहले। वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 टू 1945, किस किस के बीच में? अलाइड पावर्स, जहां इनको सेंट्रल पावर बोल सकते हैं आप, और दूसरा एक्सिस पावर वर्सेस एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स या इसमें कौन आ गया? यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, थोड़ा बहुत चाइना भी बोल सकते हो आप, क्यों चाइना भी इनके साइड से। एक्सिस में कौन आ गया? इटली, जर्मनी, जापान, एक्सेट्रा लिख देते, क्योंकि बाकी भी छोटे मोटे देश बड़े सारे हुए होते हैं शामिल। तो ये है वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 से लेकर 1945 तक चली। अब सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड क्यों हुई, रीजन क्या था, हुई क्यों। तो सबसे बड़ा रीजन जो है पहला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का तो सेकंड का, वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सबसे बड़ा रीजन ही फर्स्ट है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई, खत्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको पीस ट्रीटी बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल पैलेस है फ्रांस में, उधर एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में क्या किया जाता है, जो जर्मनी है उसको बड़ी ह्यूमिलेशन की जाती है, जर्मनी की बड़ी बेइज्जती की जाती है। मतलब उसमें क्या क्या बेइज्जती की जाती है? फॉर एग्जाम्पल ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, मतलब ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, इधर वाला जो बॉर्डर वाला एरिया है इसको बोलते हैं राइनलैंड। ये बड़ा फर्टाइल एरिया था, रिसोर्स वाला एरिया था। अब इधर इस ट्रीटी में लिखा गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, कि इस एरिया में जर्मनी कभी भी, इस एरिया को कभी भी जर्मनी मिलिटराइज नहीं कर सकती, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकती इधर। दूसरा क्लॉज ये था ट्रीटी का कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मेंटेन नहीं कर सकता, फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स, ठीक है, बड़े बड़ी चीजें वो नहीं कर सकता। तीसरा क्लॉज क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल का, कि जर्मनी को 32 बिलियन रुपीस वॉर इंडेमनिटी वो देनी पड़ेगी फ्रांस को, जब बाकी पता जो विक्टर पावर्स हैं। सोचो जर्मनी को इतना टाइम लग गया कि जर्मनी की जो लास्ट पेमेंट है वो 2010 में हुई थी मतलब इतने दिन लगे उसको वो पैसे देने के, वर्ल्ड वॉर सेकंड के 2010 में लास्ट पेमेंट हुई थी, ठीक है। और तीसरा चौथा पॉइंट क्या था उस ट्रीटी में? वॉर गिल्ट। वॉर गिल्ट क्लॉज ये था कि जर्मनी ही जिम्मेदार है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। एक तो आगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकंड का, ठीक है। दूसरा रीजन ये आता है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ये कहाँ हुआ था? 1929। ये इकोनॉमी के टर्म है, पहले होती नहीं इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिप्रेशन बाद की बात होती, लास्ट की बात होती। तो 1929 में क्या हुआ कि यूएसए की वॉल स्ट्रीट, मतलब उनका स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया। जैसे इंडिया के स्टॉक मार्केट नहीं होते, बॉम्बे नेशनल एक्सचेंज वगैरह, वो अगर वो कोलैप्स कर जाए तो खत्म हो जाता देश। लेकिन जब यूएसए की मार्केट कोलैप्स होती है तो पूरी दुनिया में उसका असर होता है। इससे क्या हुआ कि दुनिया में बड़े सारे लोग अपनी नौकरियां खो बैठे, बड़ी सारी जगहों पे क्या हो गई? इन्फ्लेशन हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, बड़ी सारी जगहों पे क्या हुई? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो ये भी एक बड़ा रीजन था, ठीक है। एक क्या बताया मैंने आपको? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रीजन था, दूसरा ग्रेट डिप्रेशन था, तीसरा अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ यूके एंड फ्रांस।
जब हिटलर राइज कर रहा था जर्मनी में, वो जर्मनी की मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था, छोटे छोटे आसपास के देश जो चेकोस्लोवाकिया के पार्ट थे उनको कैप्चर कर रहा था, तो यूके और फ्रांस ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। इनको लगा कि इसको खुश करके अपीज करके ये बड़ी बड़ी कंट्री इस पर नहीं अटैक करेगा, ये रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका और लास्ट में उसने किस पे अटैक कर दिया, पोलैंड पे। तो जो पोलैंड पे उसने अटैक किया तो वही ट्रिगर था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, फ्रांस और यूके ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गए। 3 रीजन बता दिए। 4th रीजन क्या है कि लीग ऑफ नेशंस, इसका फेलियर। जैसे देखो आज बनी है यूनाइटेड नेशन, यूएन, है ना, वो देखती है कि वर्ल्ड में वॉर शॉर ना हो, यूएन की अपनी फोर्स है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स। उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था तो एक नई चीज बनी थी, लीग ऑफ नेशन। उसका यही काम था कि फ्यूचर में वॉर्स ना हो, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई, तो लीग ऑफ नेशन का भी फेलियर है। और लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो एक्सट्रीम नेशनलिज्म बोल सकते हो, वो सारी चीजें, ये बड़े सारे रीजन थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। वॉर शुरू होती है 1939 में, तो 1941 तक जर्मनी जीत रहा था वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्योंकि जर्मनी पावरफुल था, जर्मनी, इटली और जापान ये जीत रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे 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 इन तीनों पावर्स ने गलतियां करना शुरू कर दी, ठीक है। जापान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जापान ने पर्ल हार्बर, वो है पैसिफिक ओशन में, यूएसए की उधर होती है, हवाई आइलैंड है, उधर उनकी एयरफोर्स का बेस स्टेशन था, उसको उड़ा दिया। जर्मनी की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया, और रशिया से कोई जीत के नहीं वापस आता, क्योंकि रशिया इतना बड़ा देश है, पता है आपको, अगर एक साइड गर्मी होगी तो दूसरी साइड -60 डिग्री टेम्परेचर होगा, उधर जो फंस गए तो फंस गए। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हारने का सबसे बड़ा रीजन था जर्मनी के लिए कि उसने रशिया पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इटली ने किस पे अटैक कर दिया, ग्रीस वगैरह पे। अब ये धीरे धीरे हारने लगे। शुरुआत हुई सबसे पहले इटली की हार हो गई उनके हाथों, जो पावर्स है। अब जो इटली का लीडर था मुसोलिनी, उसको मार दिया गया लोगों के द्वारा, बोलते उसको मार के ऐसे टांगा था चौक पे, और जो भी आता था उसको पत्थर फेंक, मैं उसकी बताऊंगा स्टोरी, तो इतनी बुरी तरह से मारा उसको। अब ये बात हिटलर तक पहुंच गई कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा जा सकता है, तो मैंने तो उससे ज्यादा पंगे किए हैं, तो उसने खुद को गोली मार दी, सुसाइड कर दी, और बोल दिया बंदों को कि मेरी डेड बॉडी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और उसके जो बंदे थे उन्होंने उसको जला दिया होगा। पर जापान फिर भी सरेंडर ना करे, और जापान को सरेंडर कराने के लिए क्या किया था यूएसए ने, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब मारे थे, फिर 1945 के आसपास सरेंडर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें होगी, तो ये पढ़ेंगे डिटेल में फिर से। तो ये था वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब फैशिज्म क्या होता है और नाजिज्म क्या होता है। फैशिज्म ऐसी फिलॉसफी है जो बिलोंग करते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट का ही कंट्रोल होता है हर चीज पे, इंडस्ट्री पे, स्कूल्स, जो एजुकेशन होती है ना, बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो अपोजिशन नहीं होती, ठीक है। टोटलिटेरियन का कंसेप्ट ये है कि कोई अपोजिशन नहीं होती, प्रेस मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, वो भी जो भी होगा वो इन्हीं की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा। और इसमें एक चीज आती है कि जब स्टेट टोटलिटेरियन है तो स्टेट भी यही, स्टेट लोगों से यही अपेक्षा करती है कि लोग सिर्फ उसकी बात माने और स्टेट की प्रति ही उनकी नेशनलिज्म हो। तो इसमें एक टोटलिटेरियन का कंसेप्ट आता है और एक अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब जो भी स्टेट कर रही है, सरकार कर रही है, वही सही है, बाकी कुछ नहीं, ये होता है फैसिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट मैंने बताया आपको, टोटलिटेरियन, सब कुछ स्टेट पे, और अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये कंसेप्ट होते हैं। अब दूसरा क्या है, नाजिज्म। फैशिज्म, ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ का था, इटली का, और किसने दिया था, ये मुसोलिनी।
बेनितो मुसोलिनी जो लीडर था इटली का, ये उसका कंसेप्ट था। और नाजिज्म, नाजिज्म थोड़ी सी कम टर्म है, मतलब आप मान सकते हो फैसिज्म की ही एक टाइप है नाजिज्म। इसमें भी वही कंसेप्ट होता है, टोटलिटेरियन, अल्ट्रा नेशनलिज्म, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाती है, रेशियल सुप्रीमेसी। रेशियल सुप्रीमेसी, जैसे नाजिज्म ये कहाँ का था, जर्मनी का, हिटलर का कंसेप्ट था। लेकिन हिटलर किस में मानता था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेस कौन सी है, आर्यंस। बाकी ऐसे ही आर्यंस की सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया पे। तो वो एक रेशियल कंसेप्ट आ गया। और नाजिज्म क्या है, वो सिर्फ एक ही बंदे के इर्द गिर्द कंसेप्ट है, हिटलर के। लेकिन जो फैसिज्म है ये सिर्फ मसलूनी के अगेंस्ट उसके साथ नहीं है, ये एक स्टेट का कंसेप्ट है, टोटलिटेरियन स्टेट। और डिफरेंस क्या आ गया इसमें, इसमें रेशियल सुप्रीमेसी, आर्यंस वाला सिस्टम, जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं स्वास्तिक वगैरह, वो किस में आते हैं, नाजिज्म में आते हैं। है दोनों सेम सेम, बस इनका थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, इनके पॉइंट्स, ये क्यों हुए, और दूसरा फिर हुए क्यों हुए, इसीलिए वही मैंने बताया था आपको, ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, हाइपर इन्फ्लेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रोजगार नहीं होगा लोगों के पास, तो लोग अल्टरनेट देखेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सरकारें हैं वो लोगों की डिमांड्स फुलफिल नहीं कर रही हैं। अब जो भी बंदा आएगा, जो भी एक्सट्रीम भाषण देगा कि मैं आने के बाद ऐसा ऐसा करूंगा, तो लोग उसी के साथ हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये बंदे राइज ऐसे ही किए थे। जैसे जो मसलूनी है, ये पहले क्या था, ये बोलते पहले एक न्यूज एंकर था, एडिटर था, ये जो चीजें गलत हो रही है उनके खिलाफ बोला करता था। लेकिन यही बंदा धीरे 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 डिक्टेटर बन गया। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, फासिज्म में और नाजिज्म में, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब एक ही बंदे का रूल होता है, डिक्टेटर वो है। और अलग अलग क्या है, इसमें टोटलिटेरियन कंसेप्ट है और इसमें वो है रेशियल सुप्रीमेसी कंसेप्ट है। तो ये आगे दो, इनका इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे। दूसरा फिर इसके नेक्स्ट बाद क्या पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो पूरी दुनिया में क्या हो गया, दो पावर ब्लॉक बन गए, यूएसए और यूएसएसआर। एक किस आइडियोलॉजी पे चलता था, कैपिटलिस्ट, और दूसरा सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई इसी चीज को लेके थी कि यूएसए को लगता था कि पूरी दुनिया में, जब यूरोप में बड़े सारे देशों में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी न फैल जाए, और वैसे ही यूएसएसआर को भी लगता था, क्योंकि यूएसएसआर की बड़ी सारी और भी स्टेट्स पार्ट थी, उसको ये लगता था कि इन स्टेटों में कैपिटलिज्म ना आ जाए। तो इन दोनों के बीच में चली कोल्ड वॉर। अब दुनिया में कहीं भी कोई वॉर या कुछ भी कंफ्लिक्ट होता था, ये पहुंच जाते थे सपोर्ट करने उसको। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के टाइम बड़ी सारी चीजें हुई। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है दो देशों के बीच में। असल में वॉर यूएसए और रशिया के बीच में ही हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट हो रही है, और वो यूज कर रहे हैं कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल अब बताता हूं मैं, देखो जैसे कोल्ड वॉर में सबसे बड़े कंसेप्ट जो चले, सबसे पहले आप मान लो कोरियन वॉर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर थी। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, लेकिन जीत कौन गया, वही नॉर्थ कोरिया अलग हो गया। वैसे ही स्वेज क्राइसिस, उधर भी स्वेज एक कैनाल है, इजिप्ट की कैनाल है, उस पर पहले किसका कंट्रोल होता था, यूके और फ्रांस का। लेकिन 1956 में इजिप्ट ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया कि सरकारी कैनाल है भाई, हमारी जमीन पे हम टैक्स लेंगे, हम पैसे लेंगे। यूके और फ्रांस ने अटैक कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, ये हो गया। एक आप मान सकते हो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। क्यूबा एक देश है यूएसए के साउथ में, उधर यूएसएसआर की मिसाइल्स थी। ठीक है, वो क्राइसिस वो भी बड़ा खतरनाक था। और ऐसे बड़े सारे, वियतनाम वॉर हुई है, अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान पे अटैक किया था यूएसए ने। ऐसी बड़ी सारी चीजें हुई हैं कोल्ड वॉर के टाइम। ठीक है, लेकिन कोल्ड वॉर फिर खत्म कैसे हुई, खत्म ऐसे हुई कि जब यूएसएसआर टूट गया 1991 को, तो फिर खत्म होगी, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही पावरफुल देश बचा, यूएसए, जिसको बोलते हैं यूनिपोलर ऑर्डर हो गया। इससे पहले क्या था, बाइपोलर। और अभी क्या बोलते हैं, अभी कौन सा ऑर्डर चल रहा है दुनिया में, मल्टीपोलर। अभी बड़े सारे देश पावरफुल है, यूएसए है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, रशिया है, इजराइल है। अभी ये नहीं बोल सकते आप यूएसए ही पावरफुल है, पर अभी भी यूएसए को कोई नहीं हरा सकता, चाहे जितने जितने मर्जी देश मिलके अगर यूएसए पे अटैक नहीं हरा सकते उसको।
ठीक है। तो अभी मल्टीपोलर का कंसेप्ट है, लेकिन अब देश बड़े पीछे, यूएसए बड़ा है यार। यूएसए की आसमान में ही देख लो 1500 सैटेलाइट्स है, मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो वो किसी भी देश पे इतनी सी मूवमेंट की आर्मी ने, उसको पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। ठीक, यूएसए को नहीं बीट कर सकते, लेकिन फिर भी देश राइज कर रहे हैं। चाइना राइज कर रहा है, 10 15 20 साल बाद चाइना बराबर हो जाएगा, यूएसए के टक्कर का हो जाएगा। ऐसे ही रशिया वगैरह है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। कोल्ड वॉर, नाजिज्म, फैशिज्म और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर इसके बाद एक ही लेक्चर बनेगा, और कुछ है नहीं ज्यादा। फिर ये है कि 3 4 जो कंसेप्ट है, जैसे वो पढ़ा दिए मैंने आपको, सोशलिज्म वगैरह पढ़ाया, कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। हम मतलब ये लिख लेंगे थोड़ा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इनमें डिफरेंस क्या है, ये वगैरह। और बाकी कुछ एक आधा इंपॉर्टेंट होगा कोई कंसेप्ट, तो वो कर लेंगे। बाकी आना ही नहीं है पेपर में, इनमें से आ ही जाएगा एक आधा, कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला हेडिंग लिखो, फैसिज्म क्या होता है। फैसिज्म लिखा? ठीक है। लिखो, ए फार राइट कॉमा अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म। ए फार राइट अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म मार्क्ड बाय डिक्टेटोरल पावर, DICTATORIAL पावर, कॉमा फोर्सिबली या फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, forcible suppression of opposition and stringent control of society and economy emerged in Europe in early 20th century। अब रिपीट करता हूं मैं, ए फॉर राइट अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म मार्क्ड बाय डिक्टेटोरल पावर, कॉमा फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, फिर कॉमा एंड स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, फिर कॉमा इमर्ज्ड इन यूरोप इन अर्ली 20th सेंचुरी। ये था फैसिज्म। सारी चीजें आ गई इसमें, आ गई ना। अल्ट्रा नेशनलिज्म आ गया, अथॉरिटेरियन आ गया, डिक्टेटर आ गया, कैसे अपोजिशन को सप्रेस किया जाता है, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल होता है सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे। और कहाँ शुरू हुआ था ये कंसेप्ट? यूरोप में। रीजन लिखो, रीजन फॉर द राइज ऑफ फैशिज्म। पहला आ गया वर्साइल डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, VERSAILLIES, डिसअपॉइंटमेंट। इसमें क्या था कि जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, पहले वर्ल्ड वॉर में इटली तो उनकी साइड था, यूके फ्रांस भाई, तो इस ट्रीटी में इसको कुछ नहीं मिला, ये डिसअपॉइंट हो गया इटली कि इनको कुछ मिला ही नहीं। लिख लो, इसके आगे थोड़ा सा लिखना, लिख लो, इटली फेल चीटेड नॉट रिसीविंग कंट्रोल ओवर यूगोस्लाविया एंड अल्बेनिया डिस्पाइट its significant contribution during World War I। तो इटली को कुछ नहीं मिला ट्रीटी ऑफ वर्साइल में। दूसरा पॉइंट लिखो, वॉर इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें लिखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट
negatively impact Italy's economy, resulting in increased unemployment, स्पेशली इन अनएम्प्लॉयमेंट तक की लिखो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से इम्पैक्ट हुई इनकी इकोनॉमी और उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड लिख लो, पॉलिटिकल एंड सोशल डिसइल्यूजनमेंट, डिल्यूजनमेंट, ठीक है, डिसइल्यूजनमेंट। फोर्थ पॉइंट लिख लो, लैक ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन, अपोजिशन ही नहीं थी कोई खास, तो एक ही बंदा राइज कर गया फिर मुसलूनी, लैक ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन। और लास्ट पॉइंट लिख लो, हाइपर नेशनलिज्म। तो ये सारे क्या थे रीजन राइज करने के। क्या क्या था, पहला क्या था कि वर्साइल डिसअपॉइंटमेंट हुई इनको, दूसरा वॉर इंड्यूस इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह, फिर पॉलिटिकल एंड सोशल डिसइल्यूजनमेंट होगी, लैक ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन हो गई, और लास्ट पॉइंट क्या है, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ फासिज्म, ये तो आसान ही है आपको, ये फीचर क्या क्या होते हैं इसमें लिखो। पहला फीचर होता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन होती है, सब कुछ कंट्रोल, सारी अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। दूसरा पॉइंट एक्सट्रीम नेशनलिज्म, तीसरा पॉइंट वन पार्टी रूल होता है, याद रखना, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, वन पार्टी रूल, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ पॉइंट। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है कि जो स्टेट होती है, ठीक है, वही डायरेक्ट करती है इकोनॉमी को, वही देखती है क्या करना। पांचवा पॉइंट लिखो, प्रोपागेंडास यूज किए जाते हैं, मेथड लाइक, मतलब क्या क्या, सॉन्ग गाने वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसमें उसी पार्टी का गुणगान होता है, वो प्रोपागेंडास हो गए। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, वायलेंस के मीन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट है, ये फीचर्स होते हैं। अब लिखो आउटकम्स क्या हुए, जब फैसिज्म आया था उसके आउटकम्स क्या हुए। पहला पॉइंट लिखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आगे लिख लो फासिस्ट सपोर्टेड इंडस्ट्री विद सब्सिडीज, तो वो सब्सिडी वगैरह देती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो सब कुछ, तो उससे क्या हुआ कि इटली में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लो, पब्लिक वर्क्स रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो लोगों की भलाई के लिए थोड़े बहुत काम करना शुरू कर दिए सरकारी काम, तो उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हुई, रोजगार मिला लोगों को। नेक्स्ट लिखो, रेशियल सुप्रीमेसी का कंसेप्ट आया, और नेक्स्ट लिखो डेमोग्राफिक कंट्रोल। नेक्स्ट लिखो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बाय फैसिज्म, ऐसी प्रॉब्लम्स जो फैसिज्म सॉल्व नहीं कर पाया। पहली प्रॉब्लम है रिसोर्स शॉर्टेज, अब रिसोर्स शॉर्टेज होगी तो कहां से लाएंगे, ठीक है। दूसरा है रीजनल डिस्पैरिटीज, थर्ड पॉइंट लिखो ग्रेट डिप्रेशन, और लास्ट पॉइंट लिखो
करप्शन, ये सारी चीजें भी होती थी जब फैसिज्म हुआ करता। तो नेक्स्ट हेडिंग दो ये नाजी वाला, नाजिज्म, NAZISM, नाजिज्म। ये भी थोड़ा बहुत सिंपल सिंपल है, सेम सेम ही है। लिखो नाजिज्म कॉमा ऑल्सो नोन एज नेशनल सोशलिज्म कॉमा was the ideology and practices associated with Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany. Ideology and practices associated with Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany. It rose to prominence in 1930s Europe ठीक है। तो कहां तक पहुंचे, फिर से रिपीट करता हूं। नाजिज्म क्या है, ऑल्सो नोन एज नेशनल सोशलिज्म, was the ideology and practices associated with Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany. It rose to prominence in 1930s in Europe and became commonly referred as Hitlerism. ठीक है, अब रीजन लिख लो इसकी भी, नाजिज्म क्यों आया। रीजन, सबसे पहला रीजन तो वही है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कंट्री तो जर्मनी थी। पहला रीजन ट्रीटी ऑफ वर्साइल। दूसरा रीजन लिखो, हैंड ओवर ऑफ सार, SAAR, सार एंड रूहर, ये जगहें हैं जर्मनी में जहां आयरन वगैरह होता था, ये फ्रांस को दे दी गई थी। ठीक है, ये भी रीजन था। हैंड ओवर ऑफ सार एंड रूहर रीजन टू फ्रांस एज ए वॉर इंडेमनिटी। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन, उसने पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। जब कम्युनिज्म फैलता गया यूरोप में, तो यूरोप की जो बड़े सारे लीडर थे बड़े बड़े, उन्होंने फिर नाजी पार्टी को फंडिंग देना शुरू कर दी, क्योंकि नाजी जो थे वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट ही थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो चाइना और रशिया वाली है, इसके अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ हिटलर। और लास्ट पॉइंट लिखो, पोर सोशल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख लो, पोर सोशल इंटीग्रेशन इन जर्मनी नहीं रहने दो, नहीं लिखो, इसको मैं बता देता हूँ। पोर सोशल इंटीग्रेशन क्या होती है कि जर्मनी में देखो दो प्रकार के लोग थे, एक थे ज्यूश और एक थे जर्मन। तो उनकी कोई इंटीग्रेशन नहीं थी। अगर इंटीग्रेशन होती तो जर्मन लोग हिटलर को मारने देते उनको। ठीक है ना, हिटलर ने कितने को 60 लाख ज्यूश को मार दिए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, उनको गैस चैम्बर्स में डाल के। अगर सच में इनके संबंध अच्छे होते तो नहीं होते ना, अगर इंटीग्रेशन इनकी अच्छी होती तो नहीं होता ऐसे, लेकिन हुआ। अब फीचर लिख लो, फीचर क्या होते हैं नाजिज्म के।
पहला पॉइंट लिखो, हिटलर इंट्रोड्यूस मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज इन 1930s वायलेटिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब इसने मैंडेटरी कर दी मिलिट्री सर्विस, जो भी बंदा जर्मनी में पैदा होगा कुछ समय तक वो सर्व करेगा मिलिट्री में। और लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल में क्या लिखा था कि 1 लाख से ऊपर बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसने पहले ही तोड़ दी। लिखो सेकंड पॉइंट, हिटलर लॉन्च्ड a movement in 1935 to eliminate communist leader and rival within Nazi party. हिटलर लॉन्च्ड ए मूवमेंट, उसने एक मूवमेंट ऐसे स्टार्ट की कि जितने भी कम्युनिस्ट लीडर हैं जर्मनी में उनको खत्म कर दो और इसी की पार्टी में जो इसके खिलाफ राइवल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो। तो इसने किए, ठीक है। हिटलर लॉन्च्ड ए मूवमेंट इन 1935 टू एलिमिनेट communist leaders and rival within the Nazi party. Next लिख लो, annexation of Austria in 1938। ऑस्ट्रिया को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। लास्ट पॉइंट, रीमिलिटराइजेशन ऑफ राइन। पता है आपको राइन रिवर, ये राइन एरिया, राइन लैंड, इधर मना था कि मिलिटराइजेशन नहीं करनी है, इन्होंने रीमिलिटराइजेशन कर दी। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, इसमें क्या था कि हिटलर की क्या थी एम्बिशन, ग्रेटर जर्मनी एम्बिशन। अब ग्रेटर एम्बिशन बड़ा बड़ा था उसका, पूरा यूरोप ही कवर था उसमें, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। आउटकम्स क्या हुए या इंपैक्ट क्या हुए, सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है। दूसरा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम डिसमेंटल हो चुकी थी जर्मनी, रिकंस्ट्रक्ट की इसने। तीसरा पॉइंट लिखो, ट्राईपार्टाइट पैक्ट, TRIPARTIT, ट्राईपार्टाइट पैक्ट। इसमें क्या हुआ कि जर्मनी, कॉमा इटली एंड जापान साइन द पैक्ट स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स इंटरनेशनल स्टैंडिंग। तो इन तीनों ने पैक्ट साइन कर लिया, जर्मनी, जापान और इटली ने, कि अगर एक पे भी अटैक होगा तो दूसरा आएगा ही आएगा, तभी ये इन्वॉल्व हुए थे सारे। इससे क्या हुआ, हिटलर की स्टैंडिंग पूरी दुनिया में और बढ़ी। लास्ट, हॉलोकॉस्ट, HOLOCAUST। इसमें क्या होता है कि द सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ यूरोपियन यूथ अंडर द नाजी रेजीम। होलोकास्ट क्या है कि द सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ यूरोपियन यूथ अंडर नाजी रेजीम। और लास्ट पॉइंट लिख लो, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट की थी ना, वो 2 दिन के अंदर अंदर कंट्री को जीतता जा रहा था। फ्रांस को उसने 7 दिन में कैप्चर कर लिया था, जब स्टार्टिंग का फेज था, जब जीत रहा था। जीतना उसी ने था वर्ल्ड वॉर सेकंड, पर उसने गलती कर दी रशिया पे अटैक करके, नहीं तो जर्मनी की ही जीत होनी थी। रशिया पे अटैक किया और मरवा दिए अपने पूरे, लगभग आधी सेना खत्म थी उधर, ठीक है। और साथ में हिटलर देशों को क्या समझता था कि सिर्फ ज्योग्राफिकल एंटिटी, ऐसा थोड़ी होता है, सिर्फ ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं होता, उधर रहने वाले लोग भी बड़े देशभक्त होते हैं, वो भी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अब एक डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस बिटवीन फैसिज्म एंड नाजिज्म। भाई वैसे इधर लिख लो, डायमेंशंस लिख लो, फिर लिख लो फैसिज्म क्या होता है
और आगे नाजिज्म। जब पहले नाजिज्म लिख लो फिर फासिज्म, ऐसे। डिफरेंस डायमेंशन होती है पहली, फिर नाजिज्म और फैसिज्म। पहला पॉइंट लिखो ओरिजिन। तो पहले आपने नाजिज्म लिखा, फैसिज्म, फैसी लिखा पहले। तो फैसिज्म कहाँ शुरू हुआ था? इटली में। और नाजिज्म कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी में। दूसरी डायमेंशन लिखो लीडरशिप। तो फैसिज्म का लीडर था बेनितो मुसोलिनी, BENITO, बेनिटो मुसोलिनी, MUSSOLINI, बेनिटो मुसोलिनी। और नाजिज्म का लीडर कौन है? एडोल्फ हिटलर, ADOLF, एडोल्फ, फिर हिटलर। चल गया पता? अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो फैसिज्म है ये किस पे एम्फेसाइज करता है? तो लिखो फैसिज्म एम्फेसाइज्ड द क्रिएशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट with absolute loyalty to the nation and its leader। तो फैसिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है? कि क्रिएशन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट विद एब्सोल्यूट लॉयल्टी टू द नेशन एंड टू इट्स लीडर। लीडर और नेशन के प्रति एब्सोल्यूट लॉयल्टी होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा उस पर। और नाजिज्म में क्या होगा? emphasis on Aryan racial superiority, emphasis on Aryan racial superiority, comma anti-Semitism, anti-Semitism, ANTI फिर डैश SEMITISM, ये वही है, एंटीसेमिटिज्म होता है ज्यूश के अगेंस्ट, ठीक है। एंड द कंसेप्ट ऑफ मास्टर रेस। आगे लिख लो इसमें ही, हिटलर आइडियोलॉजी एम्ड टू एस्टैब्लिश्ड ए टोटलिटेरियन स्टेट बेस्ड ऑन रेशियल प्योरिटी। इसका भी एम क्या था? कि टोटलिटेरियन स्टेट ही बनानी है, लेकिन किस पे? रेशियल प्योरिटी पे बनानी है। आर्यंस बनाएंगे, आर्यंस स्ट्रॉन्ग है, तो ये किस पे बेस्ड हो गए? फिर रेशियल प्योरिटी पे। थर्ड पॉइंट लिखो कल्ट पर्सनैलिटी, CULT, कल्ट पर्सनैलिटी, PERSONALTY पर्सनैलिटी। फैसिज्म में थोड़ा कम पर्सनैलिटी पे फोकस था, लेकिन था, क्योंकि लीडर उधर भी मसलूनी था। लेकिन नाजिज्म में ज्यादा फोकस एक लीडर पे ही था, हिटलर पे ही था, वही है। पहले लिखो फैसिज्म। लिखो फासिज्म was strongly centered around Mussolini, but it was not as centralized around a single figure as in Nazi Germany। फैसिज्म भी मुसोलिनी के आसपास ही था, घूमता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसा जर्मनी की नाजी में होगा, ठीक है। तो आगे लिख लो, नाजिज्म also strongly centered around Adolf Hitler। His cult personality
was held complete control over the Nazi party and the German states. उसका कंप्लीट कंट्रोल था जर्मन स्टेट्स पे भी और अपनी पार्टी पे। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया इनका डिफरेंस में। लास्ट पॉइंट लिखो रेशियल डॉक्ट्रिन। अब आप मुझे खुद बताओ रेशियल डॉक्ट्रिन ज्यादा कौन मानता था, नाजी वाले या फांसी वाले? नाजी वाले मानते थे, हिटलर हाँ, तो वही उनकी ज्यादा है, तो इसमें लिख दो। लिख लो फासिज्म involves some aspect of racism but it generally does not have the same extreme racial doctrine as Nazism। ठीक है, कुछ थे, ठीक है। fascism involve aspect of racism but it generally does not have the same extreme racial doctrine as Nazism। तो उसका लिखो फिर नाजिज्म का, इसमें लिखो रेसिस्ट आइडियोलॉजी विच प्रोपोगेटेड। क्या है? रेसिस्ट आइडियोलॉजी है विच प्रोपोगेटेड द बिलीफ इन द सुपेरियोरिटी ऑफ आर्यन रेस and the necessity of purifying society from inferior races। आर्यन को लगता था, उसको हिटलर को लगता था कि जो सोसाइटी में इंफीरियर रेसेस हैं उनसे हमें जरूरत है कि हम अपनी सोसाइटी को प्यूरिफाई करती, इसलिए उसने 60 लाख यूश मार दिए। तो यही है इनका डिफरेंस। अब हेडिंग दे दो नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। वर्ल्ड वॉर सेकंड, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडियाज रिस्पॉन्स, ये हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक। इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो कॉजेज क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था। यही पढ़ना होता है, पेपर वाली चीजें यही होती है। फैक्चुअल कोई कुछ नहीं बोलते कि कहाँ कौन सी बैटल हुई थी। वर्ल्ड वॉर के अंदर तो बड़ी सारी लड़ाई है, बाकी में पूछते हैं सिंपल सिंपल, पर इसमें नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें इतनी सारी बैटल्स हुई होंगी, सोच में। लिखो वर्ल्ड वॉर सेकंड, ए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1939 टू 1945। 7 करोड़ लोग मरे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में 5 करोड़ सिविलियन मरे थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या है, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1939 टू 1945 was a direct extension of unresolved issue from World War First, thus war saw
the involvement of almost every part of the world with profound effects that reverberate REVERATE even today. रिपीट करता हूं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1935 to 1945 was a direct extension of unresolved issue from वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो अनरिजॉल्व इशू थे वही आगे जाके सेकेंड का कारण बनते हैं. तो कॉमा दिस वॉर सॉ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हर कॉन्टिनेंट ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इनको वर्ल्ड वॉर्स बोलते हैं. ठीक है, और जो इनके इफेक्ट्स हैं वो आज भी फील होते हैं. बस यही है. कॉजेज लिखो. पहला कॉज लिखो, जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, इमीडिएट ट्रिगर फॉर द वॉर. जो फ्रिज है इसमें पानी होता है बाहर, जो फ्रिज रखा हुआ है. मैं ले आता हूँ यार. चल नॉर्मल. पहला पॉइंट लिख लिया था, जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड. आगे डैश डाल के इमीडिएट ट्रिगर फॉर द वॉर लीडिंग टू ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी. तो जैसे ही पोलैंड का इन्वेजन हुआ हिटलर द्वारा, जर्मनी द्वारा, तो फ्रांस और यूके ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी. सेकंड पॉइंट लिखो, हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म. इस पॉइंट को आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशनिज्म का मतलब समझ आओ. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखो, ग्रेट डिप्रेशन. फोर्थ पॉइंट लिखो, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. फिफ्थ पॉइंट लिखो, राइज ऑफ फासिज्म. फासिज्म मतलब अगर सिंपल शब्दों में लिखना हो तो वही हाइपर नेशनलिज्म वगैरह वो चीजें.
और एक और लिख लो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। लास्ट लिख लो, अपीजमेंट पॉलिसीज ऑफ यूके एंड फ्रांस। कॉन्सिक्वेंसेस लिखो। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। तो पहला लिखो अलाइड ऑक्यूपेशन। इसमें लिखो द विक्टोरियस अलाइड पावर्स ऑक्युपाइड द टेरिटरीज ऑफ फॉर्मर नाजी जर्मनी एंड जापान। तो जापान और जर्मनी की जो पहले वॉर से पहले की टेरिटरी थी वो भी एक्वायर कर ली। वॉर में तो इन्होंने बड़ी जीती थी जर्मनी ने, जो पहले की थी उसको एक्वायर कर लिया। किसने? विक्टोरियस पावर्स, मतलब अलाइड पावर्स ने। दूसरा पॉइंट लिखो एज ऑफ सुपर पावर। सुपर पावर का कंसेप्ट आ गया फिर, क्योंकि यूरोप के बेशक बड़े सारे कंट्रीज जीते इस वॉर में, लेकिन वो खत्म हो गए थे इकोनॉमिकली, मिलिट्रिकली। फिर कंसेप्ट आ गया सुपर पावर का। तो सुपर पावर दो ही निकली, रशिया मतलब यूएसएसआर और यूएसए। थर्ड पॉइंट लिखो यूरोप इन रूइन, RUIN, यूरोप इन रूइन। इसमें लिख लो थोड़ा, द वॉर लेफ्ट यूरोप इकोनॉमिकली डेवास्टेटेड। वॉर का इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस लिखो फॉर्मेशन ऑफ यूएन। तो इसमें आगे लिखो द यूएन वॉज established as a global forum for negotiation and conflict resolutions। तो यूएन क्यों बनाया गया? नेगोशिएशन करने के लिए, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो, और रेजोल्यूशंस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कोल्ड वॉर, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस था इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंड ऑफ कॉलोनियल एज। इसके बाद फिर कॉलोनीज थोड़ी बनी, जो थी भी वो भी डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। इंडिया भी आजाद हो गया था 1947, चाइना 1949, ऐसे बड़ी सारी कंट्रीज। तो एंड ऑफ कॉलोनियल एज। और लास्ट डिवीजन ऑफ यूरोप। डिवीजन ऑफ यूरोप का मतलब क्या है कि यूरोप आइडियोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड हो गया, कुछ कम्युनिस्ट कुछ कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये होती है डिवीजन। लिख लो यूरोप वाज डिवाइडेड अलोंग आइडियोलॉजिकल लाइंस इनटू कम्युनिस्ट ईस्ट, लिबरल वेस्ट। ईस्ट वाली साइड जो कंट्रीज थी वो कम्युनिस्ट थी और वेस्ट वाली साइड थोड़ी लिबरल थी। नेक्स्ट हेडिंग दो इंडिया इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है? सेकंड में भी थी, क्योंकि अभी तक हमारी मिलिट्री उन्हीं के अंडर थी ना 1945 तक, 1939 से लेकर 45 तक। इंडिया की अपनी मिलिट्री थोड़ी थी, वो ब्रिटिश इंडिया की मिलिट्री थी, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेटें थी वो तो लॉयल थी उनकी अंग्रेजों की, तो वो अपनी मिलिट्री सपोर्ट देंगे। लिखो कंट्रीब्यूशन पहले। कंट्रीब्यूशन में लिखो पहला पॉइंट मिलिट्री सपोर्ट। लिखो इंडियाज colossal, COLOSSAL, colossal all volunteer, VOLUNTER, volunteer force of over 2.5 million men
by 1945 played a significant role in the war. 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोगों ने, हमारे सोल्जर्स ने सपोर्ट किया था। ठीक है, दूसरा आ गया फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। इसमें लिखो इम्पोज्ड ब्रिटिश टैक्सेस and tariffs essentially financed the Britain's war efforts in Asia। जो हम पे टैक्स और टैरिफ्स लगे हुए थे उन्हीं से तो फाइनेंस होती थी वॉर एशिया में। ठीक, आउटकम्स। पहला आउटकम लिखो, द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस intensified culminating into in the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो नेशनल स्ट्रगल थी वो और तेज हो गई और लास्ट में क्या हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इंटेंसिफाइड एंड कल्मिनेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे खतरनाक पॉइंट है वो है बंगाल फेमाइन। बंगाल में मैन मेड फेमाइन हो गया था वर्ल्ड वॉर की वजह से, बड़े सारे लोग मर गए थे उधर, 5-6 मिलियन। देखो बंगाल फेमाइन में क्या था, डाइवर्जन ऑफ फूड सप्लाईज टू वॉर फ्रंट लेड टू कैटास्ट्रॉफिक फेमाइन कॉजिंग एन एस्टिमेटेड 3 मिलियन डेथ। 3 मिलियन कितना होता है, 30 लाख लोग मर गए बंगाल में। कि फूड सप्लाई शिफ्ट कर दी वॉर फ्रंट्स पे। तो बंगाल क्यों फेमस था, राइस के लिए। राइस सारे गए, पीछे 3 मिलियन लोग मर गए, 30 लाख। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लो, इंडिपेंडेंस। लिखो, दिस वॉर ended the colonial empires and paved paved the way for India's independence। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो यूएन वगैरह यूएसए ने क्या प्रोसेस शुरू किया, डीकॉलोनाइजेशन का। उन्होंने डीकॉलोनाइजेशन की तरफ सपोर्ट उनका ज्यादा था, तो तभी ये कंट्रियां आजाद होना शुरू हो गई। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर तो लिखो, द कोल्ड वॉर ए पीरियड ऑफ इंटेंस राइवलरी बिटवीन US and USSR from late 1940s to early 1990s। तो 1940s से लेके अर्ली 1990s तक चला कोल्ड वॉर, कॉमा हैड प्रोफाउंड ग्लोबल implications, full stop। It was driven by ideological differences। दूसरा आ गया जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। तीसरा आ गया शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस।
फोर्थ आ गया फ्यूलिंग प्रॉक्सी वॉर्स, एंड लास्ट आ गया लीडिंग टू डेंजरस आर्म्स रेस। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को शेप करती है कोल्ड वॉर। आर्म्स रेस से लेके, प्रॉक्सी वॉर से लेके, इंटरनेशनल रिलेशन से लेके, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह, ये सारी बातें। तो ये आ गई डेफिनेशन, जहां कोई पैराग्राफ लिखना हो। नेक्स्ट लिखो कॉजेज। पहला आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो इसको आगे डैश डाल के लिख लो, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है? कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। सेकंड पॉइंट लिखो, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। तीसरा आ गया न्यूक्लियर आर्म्स रेस। फोर्थ लिखो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आफ्टर माथ। इसमें क्या हुआ? disagreements over the post-war settlements and division of Europe। तो उसके बाद जो सेटलमेंट्स हुई थी तो कुछ कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट था उसको लेके। और लास्ट पॉइंट लिखो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें लिखो स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रीजन्स एंड कंट्रोल अराउंड द वर्ल्ड। स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रीजन्स एंड कंट्रोल अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ क्या थे? रीजंस थे, ठीक है, कोल्ड वॉर के लिए। क्या क्या? एक तो सबसे बड़ा रीजन था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, फिर आर्म्स रेस आ गई, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो कुछ हुए थे एग्रीमेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं थी कुछ कंट्रीज, और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। अब इवेंट्स लिखो, इवेंट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, कौन कौन से इवेंट्स हुए? पहला लिखो ट्रूमन डॉक्ट्रिन 1947। ये ट्रूमन कौन था? ये ट्रूमन कौन था? यूएसए का प्रेसिडेंट था। इसकी डॉक्ट्रिन आती है 1947। इसमें ये क्या बोलता है? क्या इसमें लिखो ट्रूमन डॉक्ट्रिन 1947 डैश डाल के, एमिंग टू काउंटर सोवियत जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इट committed the US to support countries that rejected communism, marking the official beginning of US involvement in the Cold War. It committed the compelled the US support countries that rejected communism, marked the official beginning of US involvement in Cold War। इसमें पता क्या था? सिंपल भाषा में ये बताऊं कि ट्रूमैन की ऐसी डॉक्ट्रिन आई कि जो कंट्रीज कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ नहीं, उनको फंडिंग दो, उनको पैसे दो, उनको अपनी साइड करो कि ताकि वो उस तरफ चल रही है, बस वही, और उनके साथ हमेशा रहो, ये था। हाँ, मतलब पैसे और मिलिट्री सब कुछ उनके पीछे लगा लो। नेक्स्ट आ गया मार्शल प्लान। मार्शल कौन होता है? मार्शल प्लान, मार्शल था
जैसे इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर नहीं होता, ये यूएसए का उस समय फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको। इसमें क्या हुआ कि इसमें लिखो यूएस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू वॉर टॉर्न यूरोपियन कंट्रीज, कॉमा प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। तो मार्शल प्लान में क्या लिखा था कि जो कंट्रीज वॉर में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वो कम्युनिस्ट लोग आगे ना बैठ जाएं इधर, वो हमसे पहले सपोर्ट ना करते। ठीक है, तो जर्मनी को भी इन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी, क्योंकि जर्मनी को कितने पैसे देने थे, 32 बिलियन, बड़े होते हैं वो 2010 तक जर्मनी देता रहा पैसे अपने। फिर हार गया जर्मनी, फिर ट्रीटी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कोरियन वॉर 1950 से लेके 52 तक। कोरियन वॉर वही साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। क्यूबा एक देश है, उधर यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी और वो क्यूबा यूएसए की बॉर्डर से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर लिखो वियतनाम वॉर्स 1955 से लेके 1975। ये पता है आपको वियतनाम में घुसा था यूएसए, वियतनाम कंट्री है, जीत के नहीं गया यूएसए, इधर से हार के गया। सोचो, वो नहीं हरा पाया, नहीं तोड़ पाया उसको। ठीक है, ये सारे कुछ इवेंट्स हुए, ऐसे बड़े सारे इवेंट्स हैं, मतलब मेन ये याद रखना। इम्पैक्ट लिखो, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। पहला इम्पैक्ट तो वही है, बाइपोलर वर्ल्ड, 2 ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर। बाइपोलर वर्ल्ड, 2 ब्लॉक बन के यूएसए और यूएसएसआर। दूसरा क्या हुआ फिर, आर्म्स रेस, हथियारों की रेस, सबसे ज्यादा किसके पास होंगे। फिर तीसरा क्या, स्पेस रेस शुरू हो गई। सबसे पहले तो यूएसएसआर ने अपना बंदा अंतरिक्ष में भेजा था, यूरी गैगरिन। इन्होंने सोचा हम मून पे भेजेंगे और इन्होंने मून पे भेज दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए ने। वो स्पेस रेस थी इनके बीच में, पहले कौन क्या करेगा। फोर्थ पॉइंट आ गया प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स वही होती है कि डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट बॉडी। फोर्थ लिखो आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये साइन हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी होनी ही है, कभी यूएसए अफगानिस्तान में आ जाता था, कभी यूएसएसआर आ जाता था, कभी इराक, कभी कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना होता था। सेकंड लास्ट लिखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बोथ सुपर पावर्स इन्वेस्टेड heavily in military spending, diverting resources that could have been used for social and economic development। तो जितने रिसोर्सेज इन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग पे या उधर ऐसे वेस्ट किए हैं, कहीं और किए हो जाते तो अच्छी सोशल डेवलपमेंट भी होती और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती। क्या है कि बोथ सुपर पावर्स इन्वेस्टेड heavily in military spending, diverting resources that could have been used for social and economic development। ये सारी चीजें हुई। और लास्ट पॉइंट क्या था, द फॉल ऑफ यूएसएसआर 91। जैसे यूएसएसआर का फॉल होता है तो कोल्ड वॉर खत्म, क्योंकि
यूएसए सक्सेसफुल हो गया। यूएसए का मेन एम ही यही था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलने नहीं देना। अब इतनी सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज टूट गई तो वो दुखी थी ना इकोनॉमिकली, डिक्टेटरशिप वो वगैरह, तो बस ये सारा था कोल्ड वॉर का। अब एंड क्यों हुआ ये लिख लो थोड़ा सा, कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, क्या क्या कारण थे। पहला आ गया पॉलिटिकल फैक्टर। रशिया मतलब रशिया ने यूएसएसआर का एक प्रेसिडेंट था मिखाइल गर्बाशेव, उसने दो रिफॉर्म लाए। इनको एक को बोलते हैं ग्लासनोस्ट, एक को बोलते हैं प्रेस्टोरिका, शब्द ही टफ है रशियन है। एक होता है ओपननेस, एक होता है रिफॉर्म्स। ये ओपननेस किसकी? मीडिया की, मीडिया और लोगों की। लेकिन ओपननेस कम्युनिस्ट कंट्रीज में हो नहीं सकती, ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उधर आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और रिफॉर्म वगैरह ओपनली रिफॉर्म्स या ट्रेड यूनियंस को बोलने का अधिकार नहीं दे सकते आप, तो बोले तो आपका काम खत्म हो जाएगा। उसने ऐसे रिफॉर्म्स लाए और वो देख लो फिर। लिखो पॉलिटिकल फैक्टर में लिखो ग्लासनोस्ट, GLASNOST, ग्लासनोस्ट, एंड प्रेस्टोरिका, PERESTROIKA, प्रेस्टोरिका पॉलिसीज ऑफ गोर्बाचेव, GORBACHEVS, गोर्बाचेव। ये कौन था? प्रेसिडेंट था यूएसएसआर का। इसकी पॉलिसीज थी एक्सपोज्ड द फ्लॉज ऑफ सोवियत सिस्टम। अब जब इसने मीडिया वगैरह उनको बोलने का अधिकार दे दिया, जब इसने इंडस्ट्रीज वगैरह वो ओपननेस कर दी हर जगह, तो पूरी दुनिया को पता चलने लगा कि क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या कमियां। तो बस रिवॉल्ट होना शुरू हो गए जो इनकी कंट्रीज थी। दूसरा आ गया लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी पॉइंट। दो बंदे थे, एक तो आ गया गोर्बाचेव, एक था उस समय का यूएसए का प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। इन दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएसएसआर के टूटने में। लिखो द पर्सनैलिटीज ऑफ लीडर्स स्पेशली गोर्बाचेव एंड यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन प्लेड ये रोल इन ईजिंग टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स। इनका एम तो क्या था कि जो हम दोनों के बीच में टेंशन हैं उनको कम करें, लेकिन इंपैक्ट इतना हुआ कि यूएसएसआर ही टूट गया। द पर्सनैलिटीज ऑफ लीडर्स स्पेशली गोर्बाचेव एंड यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन प्लेड ए रोल इन ईजिंग टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स। तीसरा पॉइंट लिखो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें क्या है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, आर्म्स रेस एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। इकोनॉमी यूएसएसआर की एक ही जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे थे? हथियार बनाते जा रहे थे, आर्म्स रेस, मिलिट्री स्पेंडिंग, ये भी रीजन था, ठीक है। और लास्ट लिखो सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर वही होता है नेशनलिज्म। इसमें लिखो द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स इन सोवियत रिपब्लिक्स पुट प्रेशर ऑन सोवियत यूनियन एंड लेड टू इट्स इवेंचुअल ब्रेकअप। बाकी ये यूएसएसआर के साथ 15-20 कंट्रीज थी, उधर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई क्योंकि उधर नेशनलिज्म थी और हर बंदा फ्रीडम वगैरह चाहता है। जो फ्रीडम्स मूवमेंट चली तो धीरे धीरे यूएसएसआर टूट गए। लिख दिए थे तक इवेंचुअल ब्रेकअप। और लास्ट पॉइंट क्या है? डिजायर फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसमें लिखो द सोवियत पॉपुलेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस हो गए कि डेमोक्रेसी फ्रीडम वगैरह ये अच्छी चीज है, तो इस वजह से
खत्म यूएसएसआर। यही पढ़ा हमने आज, यही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले पढ़ा था। फैसिज्म क्या होता है? टोटलिटेरियन स्टेट, ठीक है। स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करेगी, ठीक है। और जो भी इधर पॉपुलेशन है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टेट को ही सर्व करें, जो स्टेट बोले। अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है इसमें, ठीक है। नाजिज्म, सुपीरियर रेशियल सुपीरियोरिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बाकी हैं दोनों ही, अल्ट्रा नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म भी नहीं, हाइपर नेशनलिज्म, ये सारे कंसेप्ट चलते हैं इधर। फिर इनके बीच में डिफरेंस पड़ा था, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड पड़ा, उसके कारण क्यों हुआ, क्यों ट्रीटी ऑफ वर्साइल वगैरह, वो लीग ऑफ नेशंस, ग्रेट डिप्रेशन, ये सारे कारण बने। इमीडिएट कारण था जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण 1939 में। और खत्म कब हुआ था? जब जापान ने सरेंडर किया था 1945, जब हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब गिरे थे, ठीक। जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर, फिर ट्रीटीज हुई, बड़े सारे एग्रीमेंट्स हुए, फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया, लेकिन फिर से शुरू हो गई एक नई चीज, कोल्ड वॉर। अभी भी कोल्ड वॉर ही चल रही है, अभी थोड़ी चाइना वाली साइड चल रही है, चाइना और यूएसए के बीच है कोल्ड वॉर। तो यही सारी चीजें हमने पढ़ी। कल जो थोड़े बहुत बचे हैं कंसेप्ट वो भी देख लेंगे, ठीक है। बाकी इंडिया कैसे वो हुआ, डीकोलोनाइज वगैरह, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री हम फिर अलग से पढ़ते हैं, उसमें वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। रखते हैं फिर, इतना ही, बंद कर दें।